दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आपको पता है कि जो भारत का संविधान है वो सर्वाधिक व्यापक और लिखित संविधान है ना। सर्वाधिक व्यापक का मतलब क्या है, यानी विश्व के अन्य संविधानों से सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसमें जो अनुच्छेद हैं, जो अनुसूचियां हैं, जो भाग हैं, वो अन्य संविधानों से अधिक हैं। और भारत का संविधान लिखित है, यानी जो भी बातें उसमें कही गई हैं वो लिखित रूप में बताई गई हैं, लिपिबद्ध हैं। तो भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व का सबसे लंबा संविधान है और बहुत ही व्यापक संविधान है। जो भी इसमें हमारा कानून है वो लिखित रूप में बताया गया है, लिपिबद्ध है। ठीक है। संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है विस्तृत स्रोतों से लिया गया, यानी जो हमारा संविधान है भारत का, अधिकांश प्रावधानों को अन्य देशों के प्रावधान से लिया गया है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, इससे लगभग 250 प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है। और डॉक्टर जो BR अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा है कि वो गर्व से कह सकते हैं कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी जो भी संविधान है उनका निचोड़ करके बनाया गया है, तैयार किया गया है। यानी सभी संविधानों से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई हैं जो कि बेस्ट थी। तो संविधान का जो संरचनात्मक हिस्सा है काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की तरह ही है। और संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है, यानी कहें तो जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अमेरिका के संविधान से और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो संविधान की तीसरी विशेषता है दोस्तों वो है कठोर और लचीला संविधान, यानी कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण। यानी भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान कुछ हद तक कठोर है, यानी जो भी अगर उसमें कोई संशोधन करना है भारत के संविधान में तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और लचीला इसलिए है कि समय समय पर इसमें परिवर्तन भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें अमेरिका के संविधान की, तो एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानून की तरह संशोधित किया जा सकता है, जैसे ब्रिटिश संविधान। कठोर संविधान जिसमें विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है किसी भी संशोधन के लिए। ठीक है। अब हमारा जो चौथा संविधान की विशेषता है वो क्या है, संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण। यानी भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। ठीक है। जिसमें जो संघ है वो सर्वोच्च मानी जाती है। एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं इसमें शामिल हैं। जैसे आप बात करें दो सरकार की, ठीक है, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दो सरकारें हैं। ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन इन दोनों के बीच ही होता है। जैसे कि आपको पता होगा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन उन शक्तियों का विभाजन राज्य सरकारों के पास किया जाता है। तो शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। यहाँ पे क्या है, दो सदन है ना। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। हालांकि भारतीय संविधान में सबसे बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय विशेषता भी शामिल है। ठीक है। जैसे कि एक मजबूत केंद्र हमारे यहाँ है, एकल संविधान है। ठीक है। एक ही संविधान संपूर्ण देश में लागू होता है। हमारे यहाँ संघ को सर्वोच्च माना गया है और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका, ये सभी चीज़ें हमारे संविधान को क्या बनाती है, मजबूत बनाती हैं। ठीक है। अब हमारे संविधान की जो पांचवी विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तो जैसे कि आपको पता है भारत की जो संसद है उसकी संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, आपको पता ही है। जबकि जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसका सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। ठीक है। तो भारतीय संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से पूरी तरह से अलग है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का दायरा है वो अमेरिका की तुलना में बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से क्या करता है, कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और संसद अपनी जो संवैधानिक शक्ति है उसके द्वारा संविधान के अधिकांश भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है। अब हमारी जो संविधान की छठवीं विशेषता है वो क्या कहती है,
कानून का शासन। मतलब क्या है कि भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है और लोकतंत्र के लिए जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो कानून है हमारे यहाँ, उसके लिए अगर हम बात करें स्पेशल कुछ क्वालिटीज़ उसमें, कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की मनमानी की गुंजाइश नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो उनका पालन कर सकता है, उनका उपभोग कर सकता है। और उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है, जो कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को करती है। फिर हमारी सातवीं विशेषता क्या है? सातवीं विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जैसा कि आपको पता है, जो भारतीय संविधान है, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है और साथ ही जो संविधान है, कार्यपालिका और विधायिका इनके प्रभाव से मुक्त है, यानी न्यायपालिका पूरी तरह से हमारे यहाँ स्वतंत्र है। और सर्वोच्च न्यायपालिका जो है न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर बैठी हुई है और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जो है वो राज्य स्तर पर कौन कौन से न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो कि जिला अदालत जैसे अन्य जो भी निचले अदालत हैं उनके रूप में काम करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है, ठीक है। सबसे ऊपर मतलब हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होती है और उनके अंदर जो है वो अन्य अधीनस्थ न्यायालय काम करती हैं। अब संविधान का संरक्षक होता है जो न्यायपालिका में बैठता है, इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं। जो हमारे संविधान की 8वीं विशेषता है वो क्या कहती है? मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है वो किसके बारे में वर्णन करता है? मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में अपने अधिकारों का हकदार है और ऐसे अधिकारों का वो उपभोग कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, यानी कानून की मदद ले सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय संगत हैं, कोई भी उन्हें नहीं छीन सकता है। और अगर कोई उनको छीनने की कोशिश करता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, कानून की सहायता ले सकते हैं। हमारा जो 9वीं विशेषता है भारतीय संविधान की वो क्या कहती है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका आशय क्या है कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो एक नवीन विशेषता है हमारे संविधान में और इसका वर्णन किसमें है? संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। और लोगों को जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब राज्य कैसा हो? कल्याणकारी हो, जो जनता के हित के लिए काम करता हो, ठीक है। और न्यायालय ने ये कहा है कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को स्थापित करने के लिए की गई है। हमारा जो 10वीं विशेषता है संविधान की वो मौलिक कर्तव्य है। मूल रूप से संविधान में जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उनका प्रावधान नहीं था, लेकिन जो स्वर्णिम समिति है उसकी सिफारिश पर 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं उतने ही जितने कि मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। तो कर्तव्य ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से की जाती है जो कि इस देश में निवास कर रहा है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। फिर हमारी जो 11वीं संविधान की विशेषता है वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। चूँकि आपको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। और भारतीय राज्य के आधार्मिक रूप से धर्म के रूप में विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। भारत के संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की विशेषता मानी जाती है इसकी, चूँकि जो भारत है वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। राज्य स्वयं को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ता, भारत का कोई एक राजधर्म नहीं है और उसके द्वारा वो नियंत्रित नहीं होगा, जबकि राज्य हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने की गारंटी देता है, अधिकार देता है और यह उनमें से किसी को भी विशेष दर्जा नहीं देगा, ठीक है। किसी भी धर्म को सभी धर्म यहाँ पे समान रूप से काम करेंगे। अब इस अवधारणा का उद्देश्य क्या है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत राजधर्म या राजधर्म विरोधी है। भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा का प्रतीक माना जाता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है। हमारी 12वीं विशेषता है संविधान की सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार। इसका आशय क्या हुआ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को
18 वर्ष जो आयु पूरी कर चुका है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, चाहे किसी भी नस्ल का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। और भारतीय संविधान जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। हमारी जो 13वीं विशेषता है संविधान की, वो क्या कहती है? एकल नागरिकता। यानी राज्य में आमतौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, लेकिन भारत संविधान जो है वो केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय केवल भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो। अगर कोई नागरिक किसी घटक राज्य जैसे झारखंड है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ या कोई भी का नागरिक नहीं है जिससे वह संबंधित हो सकता है, लेकिन अगर वह भारत का नागरिक बना रहता है तो भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाएगी, उसका वह हकदार है और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से अधिकार उसे प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कर सकता है वो। और संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर क्षेत्रवाद और अन्य जो भी विघटनकारी शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको खत्म करने के लिए एकल नागरिकता का विकल्प चुना था। जिससे क्या होगा? लोगों में एकता की भावना पैदा होगी। एकल नागरिकता की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे संविधान की विशेषताएं, और इनमें से अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।